गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों, हम लोग क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th में केमिस्ट्री में चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे पास नए नए पदार्थ बनते रहते हैं, ठीक, या जो हम श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है, हमारे पेट में जो भोजन पच जाता है, ठीक है, जैसे कुछ रंग परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे तांबा के बर्तन का बदलना, रंग बदल जाता है, ठीक, लोहे का रंग बदल जाता है, लोहा में जंग भी लग जाता है, ठीक है, दही बन जाता है दूध से, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे भोजन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी क्रिया विधि क्या है, इसके प्रेक्षण क्या है, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे आसान और सरल तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक, जैसे हम रासायनिक समीकरण की सहायता से इसे व्यक्त करेंगे। फिर हम लोग आगे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या है, ठीक है। फिर जानेंगे कि दहन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, पाचन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, पेड़ पौधे पत्तों का भोजन का बनाना, ये कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ये सब जान जाएंगे। तो ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इतनी बातों को हम लोग को जानना है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग अब रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा की बात कर लेते हैं, ठीक है, किसकी परिभाषा। परिभाषाएं बहुत हैं, जैसे एक परिभाषा आप ये बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। एक आसान सा परिभाषा, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होता है, गुणधर्म बदल जाना, नए पदार्थ का बनना, यह रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानते हैं, ठीक है, वैसा परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ के गुण बदल जाए, ठीक, यानी उनके गुण में क्या आना चाहिए, परिवर्तन आ जाए, तो वो रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे पेड़ से अगर आप लकड़ी काट रहे हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, पेड़ से लकड़ी काट के आप बेंच बना दिए तब भी वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। अभी भी हम उसको जलाएंगे तो जो पेड़ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के जो काम दिखाएगा वही बात, ठीक है, ये भी दिखाएगा। तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। रासायनिक परिवर्तन के लिए मूल पदार्थ में परिवर्तन, जैसे कि अगर हम कोयला को जला दें तो बन जाएगा राख, तो अब वो रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जब कोयला को जलाएं तो कुछ गैस में बदल गया, ठीक है।
फिर जैसे कि दही, दूध से क्या बन गया, दही। तो दूध का गुण, दही का गुण बिल्कुल अलग होता है। तो कहते ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो कुछ नया पदार्थ आपको बनता हुआ दिखना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन गैस है। जब उन लोग की अभिक्रिया कराएं तो बन गया जल। तो जल जो द्रव अवस्था में है, ठीक। तो यहाँ आपको पूरा का पूरा परिवर्तन दिख रहा है हाइड्रोजन से जल में। तो रासायनिक परिवर्तन में, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिलक्षित होता है, तो रासायनिक परिवर्तन परिलक्षित होता है। तो आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अगर आप परिभाषा को लिखना चाहें तो आप परिभाषा कैसे लिख सकते हैं। आप दूसरे शब्दों में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ऐसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले, जिसमें नए गुणों वाले, ठीक है, जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन का परिलक्षित होना अनिवार्य है। अब आप इस परिभाषा के अनुसार एक और परिभाषा अगर आप देना चाहें तो वो भी आप परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है। एक और परिभाषा की ओर चलते हैं। इस परिभाषा में खास बात यह है कि आप इस परिभाषा में आप रासायनिक अभिक्रिया के उन बातों की चर्चा कर देते हैं जो क्रिया विधि में हमको समझना होता है। किसमें समझना होता है, क्रिया विधि में, ठीक है। इस परिभाषा की यही खास बात है कि आप क्रिया विधि को भी समझ लेंगे इस परिभाषा के अनुसार, ठीक है। जैसे जब कोई पदार्थ अकेले ही, जब कोई पदार्थ अकेले ही, अकेले ही का मतलब होता है कि वो पदार्थ टूटेगा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। या पदार्थ वो अपने आप से अभिक्रिया कर लेगा, ठीक। जैसे एक हाइड्रोजन परमाणु एक और हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ के हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो वो पदार्थ टूटेगा, ठीक है। वो पदार्थ क्या होगा, टूटेगा, ध्यान रखिएगा। अकेले का में एक ही तरीका है, सिर्फ टूट के ही कुछ हो सकता है। अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ, या किसी अन्य पदार्थ से, या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, के क्रिया करके भिन्न गुण वाले, भिन्न गुण वाले, भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का, एक या अधिक नए पदार्थों का, एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, निर्माण करता है, तब यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है।
तब यह प्रक्रिया रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया ठीक है। देखिए इस परिभाषा में खास बात क्या है कि वो पता चल रहा है कोई पदार्थ या तो अकेले मतलब टूटकर, ठीक, या किसी अन्य पदार्थ के साथ जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और जल, ठीक, साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले, ठीक है। इस बात को हम अंडरलाइन करते हुए अगर आपको समझाएं तब समझिए। इस परिभाषा में क्या है कि पता चल रहा है पदार्थ दो कंडीशन, या तो अकेले, ठीक है, या अन्य पदार्थ के साथ क्या कर रहा है क्रिया। अकेले क्रिया करेगा तो टूटेगा, स्वाभाविक है, ठीक। और किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभी क्रिया करेगा तो संयोजन होगा। क्या होगा? संयोजन। अच्छा, संयोजन के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि संयोजन के बाद क्या बोलते हैं इसको, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, कई प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी लेकिन वियोजन नहीं होंगी, ठीक। आगे अकेले, अकेले या फिर अन्य पदार्थ के साथ क्या करेगा क्रिया करके, ठीक है, भिन्न गुण। अब जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुण क्या होगा? भिन्न होगा इस वाले पदार्थ से, इस वाले से, आज जो अन्य पदार्थ लेंगे इस वाले से, ठीक। तो भिन्न गुण वाले एक या अधिक, एक भी बना सकता है और क्या बना सकता है अधिक नए पदार्थ का क्या करता है निर्माण, ठीक है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इस परिभाषा में ऊपर की परिभाषाओं में क्या डिफरेंस है? इस परिभाषा में ये नहीं बताया गया है कि कितना पदार्थ भाग ले रहा है, वो अकेले करेगा कि किसी और से करेगा। इस परिभाषा में अगर आप देखें तो इसमें ये नहीं चर्चा किया गया है कि पदार्थ अकेले अभिक्रिया कर रहा है कि किसी और से कर रहा है। इस परिभाषा में आपको ये बताया गया है कि एक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जिससे नए गुण वाले पदार्थ का क्या हो रहा है निर्माण हो रहा है। एक परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन वही जो आगे इसी बात परिवर्तन शब्द को हटा के वहां बड़े पैमाने पर लिखे हैं हम इस परिभाषा में। इस परिभाषा में परिवर्तन को हटा के यहाँ क्रिया पदार्थ, ये जो पदार्थ है अकेले या अन्य पदार्थ के साथ क्या कर रहा है क्रिया। इसी बात को हम इस परिभाषा में परिवर्तन शब्द से लिखे हैं। कौन से शब्द से लिख रहे हैं? परिवर्तन शब्द से, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि परिवर्तन हो रहा है और नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो उसको बोल देते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और जो ऊपर का परिभाषा है उसमें क्या है, इस परिभाषा को देखेंगे तो इस परिभाषा में रासायनिक अभिक्रिया में ये बताया जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों वाले या नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बन जाएंगे। नए गुणधर्मों के साथ, ठीक है, नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ क्या होंगे बनते हैं, ठीक है। इसके परिभाषा में हम ये नहीं बताए कि अभिकारक में क्या होगा, कितना होगा, टूटेगा, अमीन अकेले हो रहा है कि किसी और के साथ क्रिया हो रहा है, ये आपको हम नहीं बताए हैं, ठीक है। वैसे ये बता रहे हैं कि नए गुण धर्मों के साथ नए पदार्थ अगर बन रहा है, किसी प्रक्रिया में नए गुण धर्मों के साथ नए पदार्थ बन रहा है तो उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये दोनों परिभाषा, ये और ये परिभाषा, ठीक है, संक्षेप रूप है और इससे दो पॉइंट निकलते हैं कि नए गुणधर्म और एक परिवर्तन। ये आपको दो पॉइंट रखना है, ठीक है। आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं, ठीक। एक और परिभाषा है जो और थोड़ा सा डीपली है, जिसमें परमाणु अणुओं का भी चर्चा हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा सा उस परिभाषा की ओर चले। एक और परिभाषा देख लेते हैं आप।
चलिए और परिभाषा को बड़ा कर दें तो आप क्या लिख सकते हैं वो समझिए। ठीक है, अगर और बड़ा लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब कोई पदार्थ, ठीक है, तत्व या यौगिक, ठीक, क्या लिख सकते हैं, हम लिख रहे हैं जब कोई पदार्थ तत्व या यौगिक, ठीक है, जब कोई पदार्थ तत्व या यौगिक अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ किसी दूसरे पदार्थ के साथ, ठीक है, क्रिया करता है, ठीक। देखिए पदार्थ हमेशा अणु ही होंगे, ध्यान रखिएगा, पदार्थ हमेशा किस रूप में होंगे, अणु के रूप में, हाँ, ठीक है, एक से अधिक परमाणु आपस में जुड़े रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। हाँ, लेकिन अगर आप सोडियम की बात करें तो उसको हम लोग परमाणु के सेंस में ही यूज करते हैं, धातु को हम लोग अणु के रूप में नहीं लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिखते हैं जो एक अणु के फॉर्म में है, ठीक। H2 को हम लोग H2, हाइड्रोजन को हम लोग H2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग H2 लिखते हैं जो अणु के रूप में, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं अणु के रूप में, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं अणु के रूप में। लेकिन सोडियम, इसको हम Na लिखते हैं। Na का मतलब ये नहीं कि एक अकेला परमाणु है सोडियम का, इसके बहुत सारे परमाणु आपस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये Na के रूप में है, ठीक। कार्बन, ये एक अकेला कार्बन परमाणु नहीं होता, बहुत सारे कार्बन के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, तब हमको एक कार्बन दिखता है। लेकिन हम कार्बन को सिर्फ C से ही दर्शाते हैं, C4 लिख के नहीं दर्शाते हैं, लेकिन बाकी, ठीक है, लेकिन बाकी को हम दर्शाते हैं। तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि जो कोई पदार्थ तत्व या यौगिक कुछ भी हो, ठीक है, अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्या करता है, क्रिया करेगा, ठीक, तब उन पदार्थों के अणु या जो पदार्थ का जो अणु होगा, तब उन पदार्थों के अणु, ठीक है, ठीक है, तब उन पदार्थों के अणु परमाणुओं में टूट जाएंगे। इस परिभाषा से आपको पता चल जाएगा क्रिया विधि, परमाणुओं में टूट, ठीक है, परमाणुओं में टूट जाते हैं, परमाणुओं में टूट जाते हैं, ठीक है, और इन्हीं परमाणुओं के पुनर्संगठन से भिन्न पदार्थों के अणु बनते हैं, ठीक है। पुनर्संगठन सब थोड़ा हार्ड है, तो इस परिवार को अब ऐसे भी लिख दीजिए कि टूट जाते हैं तो इन्हीं परमाणुओं के, यानी ये परमाणु टूट जाते हैं, फिर ये परमाणु परस्पर नए बंधनों का निर्माण कर, ऐसे लिख दीजिए, या नए संगठन बनाकर, नए संगठन का निर्माण कर, ठीक है, नए संगठन का क्या कर, निर्माण कर, भिन्न पदार्थ के नए गुण वाले, भिन्न पदार्थ के अणु बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप भिन्न लिखिए या फिर नए गुण वाले पदार्थ के अणु लिख दीजिए, ठीक, या तो भिन्न लिख दीजिए या फिर नए गुण वाले पदार्थ के अणु लिख दीजिए, एक ही बात है, अणु बनाते हैं। तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आगे बात समझ में। तो इस परिभाषा में आप क्या देख रहे हैं,
देखिए बताते हैं। इस परिभाषा में अब कई बातों को आप गौर कीजिए। सबसे पहले कि पदार्थ, अब यहाँ आपको मेंशन कर दिया कि तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी, अकेले या दूसरे पदार्थ के साथ क्या कर रहा है, क्रिया। ठीक, तो क्या होगा कि उन पदार्थ, मतलब जो क्रिया में भाग ले रहा है, उन पदार्थ है जो क्रिया में, ठीक है, क्रिया में जो भाग ले रहा है, क्रिया में भाग लेने वाला, क्रिया में भाग लेने वाला, भाग लेने वाला, जो क्रिया में भाग ले रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं। वो अणु से पहले टूट गया परमाणु में, अणु से किसे टूट रहा है, परमाणु में टूट गया। ठीक, टूट जाते हैं और फिर ये जो परमाणु, ये परमाणु का मतलब कौन, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी, ठीक है, ये परमाणु परस्पर, ठीक है, नए संगठन का निर्माण कर, अब यहाँ नए बंधन का निर्माण कर, नए बंधनों का निर्माण कर, नए बंधनों को लिख सकते हैं या पुनर्संगठित भी लिख सकते हैं। ठीक, नए बंधनों का निर्माण कर नए गुण वाले पदार्थ बोलिए या भिन्न पदार्थ बोलिए, नए गुण वाले पदार्थ बोलिए या फिर भिन्न पदार्थ बोलिए, ठीक है, अणु बनाते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, इस परिभाषा को पता चल गया क्रिया विधि कि पदार्थ के अणु सबसे पहले परमाणु में टूटेंगे, ठीक है, और वही परमाणु फिर पुनः संगठित होकर नए अणुओं का निर्माण कर देंगे। ठीक है, इसमें आपको क्रिया विधि पता चल गया, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। अब क्या पता चला, क्रिया विधि, ठीक है, कि पहले अणु है, अणु है, अणु, अणु टूटा किसमें, परमाणुओं में, परमाणुओं में, और ये परमाणु, ठीक है, पुनर्गठित होकर, पुनर्गठित होकर, ठीक है, नए अणु का निर्माण किए, क्या, नए अणुओं का निर्माण, नए अणुओं का निर्माण। ठीक है, तो ये आपकी हो गई क्रिया विधि। ठीक है, तो क्रिया विधि आप समझ गए इस परिभाषा से। तो रासायनिक अभिक्रिया की आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत चर्चाएं कर दी। चलिए अब हम आगे इसके एग्जाम्पल में चलते हैं। ठीक, देखिए रासायनिक अभिक्रिया दो चीज है, एक तो पदार्थ, कोई पुराना पदार्थ है वो क्रिया कर रहा है, ठीक है, पदार्थ क्रिया करके और नए पदार्थ बना रहा है, जो पदार्थ है, ये पदार्थ क्रिया किया, क्रिया और तब बन गया नया पदार्थ, नया, नया लिख देते हैं, नया पदार्थ बना। ठीक, तो जो पदार्थ क्रिया कर रहा है इधर का पोर्शन, उसी को बोला गया है अभिकारक, और जो नया पदार्थ बन रहा है उसको बोला गया है प्रतिफल। ठीक है, तो अब आप अभिकारक और प्रतिफल की परिभाषा भी आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अभिकारक की परिभाषा दे ही देते हैं। अभिकारक, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, अब भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं आपकी मर्जी, ठीक है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम प्रतिफल की बात कर लें, प्रतिफल, ठीक है, तो अभिक्रिया के पश्चात ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है,
आप बोल सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें प्रतिफल या फिर उत्पाद, उन्हें प्रतिफल या आप बोल सकते हैं या उत्पाद, आपकी मर्जी, उत्पाद कहते हैं। समझ आ गया? प्रतिफल बोलिए या फिर क्या बोलिए, उत्पाद बोलिए। परिभाषा और भी दे सकते हैं अभिकारक की। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। सिंपल परिभाषा। अभिकारक की परिभाषा क्या दे सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल। यानी आप आसान शब्दों में अगर परिभाषा देना चाहें अभिकारक की, ठीक है, आप अभिकारक, आप कुछ मत बोलिए, बस ये बोल दीजिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक। सिंपल। और आप क्या बोल सकते हैं अगर प्रतिफल का बोलना हो तो? प्रतिफल तो आप बोल दीजिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। या आप उत्पाद बोल दीजिए, उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, तो आपके पास इतना ऑप्शन है प्रतिफल उत्पाद बोलने का। हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ऐसे है, जैसे हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस क्लोरीन के गैस के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ये भी गैस ही बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है। ये हो गया। अब आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए H2 प्लस Cl2 बन गया आपका HCl। संतुलित कर दे तो यहाँ हम 2 लगा देंगे तो 2 हाइड्रोजन इधर भी, 2 हाइड्रोजन इधर भी, 2 क्लोरीन इधर भी, 2 क्लोरीन इधर भी। ठीक, तो ये आप ऐसे दर्शा सकते हैं। इधर का पोर्शन आपका अभिकारक हुआ, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन आपका अभिकारक, और ये आपका हुआ प्रतिफल। क्या हुआ? प्रतिफल। ठीक है, चलिए अब अभिकारक प्रतिफल आपको समझ में आ गया, क्रियाविधि भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब क्रियाविधियों को बताने की आवश्यकता तो है नहीं। एक और एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं, जैसे H2 प्लस O2 तो बन जाता है जल। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करके क्या बना देता है? जल। तब ऐसे ही बोल सकते हैं कि जल बन गया। ठीक है,
अब थोड़ा सा इसमें इस बात को हम लोग समझ लेते हैं क्या कि जल बनता कैसे है। तो देखिए, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। प्रत्येक तत्व अस्थायी होना चाहता है, मतलब अपने निकटतम अक्रिय गैस जैसा संरचना चाहता है। तो हाइड्रोजन के, ठीक है, हाइड्रोजन के निकट कौन है? हाइड्रोजन के निकट है हीलियम, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या 2 होता है, ठीक। हीलियम अक्रिय है, यानी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसको एक और चाहिए, इसको कितना चाहिए? एक चाहिए, एक, इसको चाहिए एक। जैसे ये एक लेगा तो हीलियम जैसा अस्थायी हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन की अगर बात करें, ठीक है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के निकट कौन है? ऑक्सीजन के निकट है नियॉन, इसका परमाणु संख्या होता है 10, ठीक है, यानी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। 10 को मैं से लिखेंगे 2,8, ठीक है। तो अंतिम कक्षा में, तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में है 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको चाहिए 2, यहाँ ऑक्सीजन को चाहिए 2 ही, 2 चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2, जैसे ये 2 लेगा तो 8 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। साझा का मतलब होता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन अस्थायी होने के लिए तुम यूज कर लो और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अस्थायी होने के लिए हम यूज करेंगे। लेंगे नहीं, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, बस अस्थायी होने के लिए इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं। जैसे ये ऐसे ले लिया, अब देखिए हाइड्रोजन के पास हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया हीलियम के जैसा। ये वाला भी हाइड्रोजन इसके पास गया, इसे जुड़ गया, तो ये भी हाइड्रोजन का हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी बन गया हीलियम के जैसा, ठीक। और ऑक्सीजन ऐसे ही लोग से ले लिया, तो ये ऑक्सीजन का भी हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। तो इस तरीके से अवस्थाई बन गया। इस बात को आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड O बॉन्ड H। देखिए एक बॉन्ड में एक हाइड, यहाँ जो बॉन्ड है, ये जो आपको बंधन बोल रहे हैं हम, इंग्लिश में बॉन्ड बोल रहे थे और हिंदी में बंधन, ठीक है। यहाँ एक ही लाइन खींचे हैं तो इसको बोलते हैं एकल बंधन। कौन सा बंधन बोलते हैं? एकल बंधन। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रो ऑक्सीजन का है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। समझ में आ गया? अब बाकी हम जो ऑक्सीजन का जो बाकी इलेक्ट्रॉन था 1 2 3 4, उसको हम छुपा दिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एकल बंधन। तो इस बंधन का नाम है, अभी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग कर रहा है, इसको बोलेंगे सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन बना, सहसंयोजक बंधन बना। अभी कौन सा बंधन बना? सहसंयोजक बंधन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? साझा हुआ है। समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया विक्रिया कैसे करती है। अच्छा, अब जल के अणु जुड़े कैसे रहेंगे आपस में? तो यहाँ पर एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और फिर वापस HOH जुड़ जाएगा। इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जल के अणु आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जल के अणु आपस में, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जल के अणु आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बंधन 2 प्रकार का बनेगा, एक बनेगा सहसंयोजक, एक बनेगा आयनिक बंधन। एक बनेगा रस बंधन 2 प्रकार का हम लोग पढ़ना है हम लोग को। एक हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बंधन, आयनिक
बंधन और एक हम लोग पढ़ेंगे संयोजक बंधन। ठीक है, आगे की क्लास में इनकी चर्चाएं होंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।